हेडिंग डालेंगे आप सब अपनी कॉपी में और बढ़िया तरीके से बच्चों नोट्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक? अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। एग्जाम में आपको 8 से लेकर 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन मिल सकता है इस टॉपिक से। 8 to 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकता है, ठीक है? आप में से बेटा मुझे लगता है सारे बच्चे एक टॉपिक पढ़े हुए होंगे कॉमन, और वो है इश्यू ऑफ शेयर्स। बताओ बच्चों, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? पढ़ा हुआ है ना आपके? इश्यू ऑफ शेयर्स एक टॉपिक पढ़ा हुआ होगा आपके। यानी कहीं ना कहीं 11th में, 12th में, कहीं 11th में होता है, किसी बोर्ड में 12th में होता है, कहीं किसी बच्चे ने बीकॉम में पढ़ा होगा, पढ़ा जरूर होगा कहीं ना कहीं। बोलो बेटा, जवाब देते रहना। क्या आप लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक पढ़ा है ना? बेटा देखो, माइक बंद कर लो, किसी को दिक्कत हो रही है? नहीं तो मेरे को इधर से ही क्लोज करना पड़ेगा। 1 मिनट जरा। वैसे इधर से तो सब बंद है। बंद हो गया? ओके। ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो इश्यू ऑफ शेयर का आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा। एक बार मुझे बता दो ना, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा मुझे कि आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इश्यू ऑफ शेयर्स यस लिख के भेजो, यस या नो। यस, यस, पढ़ा ही होगा सारे बच्चों ने, लगभग लगभग मुझे लगता है पढ़ा ही होगा। जी, पढ़ा ही होगा। ठीक है, पढ़ा होगा। आइए मैं पहले उसके बारे में थोड़ा सा आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं, फिर मैं अंडर राइटिंग पढ़ाऊंगा आपको। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखो जरा ध्यान से मेरी बात सुनना आप लोग। एक कंपनी है कोई जिसका नाम है ए लिमिटेड। ये मार्केट में 1 लाख शेयर इशू कर रही है। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। एक कंपनी है ए लिमिटेड जो 1 लाख शेयर मार्केट में इशू कर रही है, ठीक है? आप सबको पता है कि कंपनी लॉ में एक बात लिखी हुई है कि कंपनी जब भी मार्केट में शेयर इशू करेगी, पब्लिक शेयर्स के लिए अप्लाई करेगी, और कंपनी जब सारे शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव कर लेती है, उसके बाद में
उन शेयर्स को पब्लिक को अलॉट करती है। अलॉटमेंट का मतलब होता है शेयर दे देना। जैसे एक कंपनी ने शेयर इशू करे, मैंने देखा कि इस कंपनी ने शेयर इशू किया है, मैंने उन शेयर्स को खरीदने के लिए अप्लाई किया, उन शेयर्स को खरीदने के लिए मैंने अप्लाई किया और कंपनी ने मुझे शेयर्स अलॉट कर दिए। अलॉटमेंट का मतलब है कंपनी ने मेरे को शेयर्स दे दिए, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है। कंपनी लॉ में एक बात लिखी हुई है कि कंपनी ने शेयर इशू किए, शेयर का अलॉटमेंट तभी होगा जब कंपनी के पास मिनिमम एप्लीकेशन आ जाए। क्या आ जाए? मिनिमम एप्लीकेशन आ जाए। ठीक है, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, कंपनी लॉ कहता है कि कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट पब्लिक को तभी कर सकती है जब उसके पास मिनिमम एप्लीकेशन आ जाए। यह कंपनी लॉ कहता है। अब कंपनी लॉ से पूछा कि भाई मिनिमम एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, तो कंपनी लॉ कहता है मिनिमम एप्लीकेशन का मतलब होता है वो एप्लीकेशन जो मिनिमम एप्लीकेशन के तौर पर प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। प्रोस्पेक्टस में यानी मिनिमम एप्लीकेशन आर दोज एप्लीकेशन विच आर कंटेंड या विच आर रिटन इन प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस में बताया जाता है कि कितना मिनिमम एप्लीकेशन कंपनी के पास आ जाना चाहिए जिसकी वजह से शेयर का अलॉटमेंट हो सके। ठीक है, तो कंपनी लॉ कोई परसेंटेज नहीं बताता, लेकिन हमारी यहां जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो एक और रूल अप्लाई होते हैं और वो होते हैं सेबी गाइडलाइंस। आपको पता होगा कि कंपनी सेबी के मर्जी के बिना शेयर इशू नहीं कर सकती। सेबी की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है कंपनी को। सेबी गाइडलाइंस कहते हैं कि मिनिमम एप्लीकेशन 90% से कम नहीं हो सकता। सेबी गाइडलाइंस क्या कहते हैं कि कोई भी कंपनी पब्लिक को शेयर तभी अलॉट कर सकती है जब जितने शेयर आपने इशू किए थे कम से कम उसका 90% एप्लीकेशन कंपनी के पास आ गई हो। इसका मतलब 1 लाख शेयर आपने अगर इशू करे तो कम से कम 90,000 शेयर पब्लिक सब्सक्राइब्ड कर ले, यानी पब्लिक एप्लीकेशन भेज दे। कितने के लिए? कम से कम 90%। तभी आप शेयर्स का अलॉटमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते। समझे? ठीक है, तो कंपनी लॉ में परसेंटेज नहीं बताया। कंपनी लॉ कहता है मिनिमम एप्लीकेशन आर दोज एप्लीकेशन विच आर रिटन इन प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस में वो 90% भी बोल सकते हैं, 95% भी बोल सकते हैं, 98% भी बोल सकते हैं, वो 100% भी बोल सकते हैं। यानी कंपनी लॉ कह सकता है कि हम मिनिमम एप्लीकेशन 100% मानेंगे, यानी जब सारे के सारे शेयर बिक जाएंगे, जब सारे के सारे शेयर्स के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन आ जाएंगी, तभी हम शेयर का अलॉटमेंट करेंगे। वो 95% भी बोल सकता है, वो 98 भी बोल सकता है, वो 90 भी बोल सकता है, लेकिन हाँ सेबी गाइडलाइंस कहता है कम से कम 90% आ जाए। मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम है सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से। ठीक है, तो कंपनी लॉ में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज जो है प्रोस्पेक्टस में डाला जा सकता है, लेकिन वो 90% से कम नहीं होगा। 95%, 92% यानी 90% से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। तो अगर हम 90% भी पकड़कर चलें, तो अगर एक कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे तो कम से कम उसके 90% शेयर यानी 90,000 शेयर पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब्ड होने चाहिए, तभी अलॉटमेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब भी कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो उसका दिल भी धक 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 बोलता है। सर धक 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 क्यों बोलता है? क्योंकि कंपनी को लगता है कहीं अगर मेरा इशू फेल हो गया तो, जैसे जो फिल्म स्टार होते हैं ना, जब उनकी पिक्चर रिलीज होती है, और ज्यादातर पिक्चर फ्राइडे को रिलीज होती हैं नॉर्मली, अब तो खैर किसी भी दिन हो जाती हैं, लेकिन पहले जमाने में हर फ्राइडे को पिक्चर रिलीज होती थी। तो हर फ्राइडे को दिल धक धक करता था। किसका? फिल्म स्टार्स का, कि पता नहीं पिक्चर का क्या रिस्पॉन्स आएगा। और आजकल भी दिल धक 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 करने लगा है। क्यों? क्योंकि आजकल बाइकआउट ट्रेंड चलता है कि बाइकआउट करो, इस पिक्चर का बाइकआउट करो, इस पिक्चर का बाइकआउट करो। तो जिस दिन फिल्म रिलीज होती होगी उस दिन जितने भी एक्टर्स हैं सबका हालत खराब होगी, क्या क्या रिस्पॉन्स आने वाला है। ऐसे ही जब कंपनी शेयर इशू करती है, अब कुछ कंपनी तो ऐसी होती हैं जैसे बड़ी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, टाटा है, ठीक है,
इसके अलावा और भी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, लार्सन एंड टोब्रो है, HUL है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको तो कोई फिक्र नहीं होती। जब भी अगर ये शेयर इशू करते हैं तो इनका शेयर इशू तो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। लेकिन जो ऐसी कंपनी जो या तो नई कंपनी है या छोटी कंपनी है या जिसका मार्केट में इतना नाम नहीं है, अगर वो शेयर इशू करती है तो उसको डर लगता है कि पता नहीं मेरा शेयर पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने 1 लाख, जैसे मैंने एक कंपनी बनाई, अब मैंने 1 लाख शेयर इशू कर दिए। अब मुझे डर तो लगेगा, पता नहीं ये इशू ओवर सब्सक्राइब, मतलब इशू सब्सक्राइब होगा या नहीं होगा। अब 10 रुपए का एक शेयर है तो मुझे पब्लिक से 10 लाख रुपए मंगाने हैं। अब सवाल उठता है, मैं 10 लाख क्यों मंगाऊंगा? मैं कोई ना कोई प्रोजेक्ट लगा रहा होऊंगा, इसीलिए ये 10 लाख रुपए मैं मंगा रहा हूं। ठीक है, और अगर मेरा इशू सब्सक्राइब नहीं हुआ, 90% एप्लीकेशन नहीं आई, तो जो भी पैसे आए होंगे वो सब मुझे वापस करने पड़ेंगे। और पैसे वापस करना तो चलिए ठीक है, हम पैसे वापस कर देंगे। इशू फेल होने का मतलब सिर्फ पैसे वापस करने तक सीमित नहीं है कि आपने पैसे रिसीव करे और वापस कर दिए पब्लिक के। इसके और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? इशू अगर फेल हो जाए, सबसे पहली बात तो कंपनी ने टाइम का और मनी का जो इन्वेस्टमेंट किया होगा वो सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि शेयर इशू करने पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, तो बहुत सारा टाइम लगता है। फिर आपने प्रोस्पेक्टस को प्रिंट करवाया होगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट फाइल किए होंगे, और भी कुछ खर्चे हुए होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉय लगे होंगे, तब जाकर ये शेयर इशू हुए होंगे। ठीक है, तो वो सब खर्चा जो किया था वो भी वेस्ट। ठीक, टाइम का जो इन्वेस्टमेंट किया था वो भी वेस्ट। इसके अलावा कंपनी की रेपुटेशन भी चली जाएगी। रेपुटेशन क्या जाएगी? मार्केट में एक मैसेज जाएगा, अरे इस कंपनी का शेयर कोई खरीदता ही नहीं है। एक रेपुटेशन खत्म हो जाएगी कंपनी की। यानी अगली बार जब कंपनी इन शेयर को इशू करेगी तो हो सकता है उतने एप्लीकेशन भी सब्सक्राइब ना हो जितने इस बार हो गए थे, क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, वो टूट जाएगा। वो कहेंगे फालतू में इस कंपनी में हम अप्लाई करें, थोड़े दिन के बाद ये कंपनी हमारे पैसे वापस कर देगी, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके या अप्लाई करके शेयर्स के लिए, क्योंकि इसका मिनिमम एप्लीकेशन का जो क्राइटेरिया है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्राइटेरिया है वो पूरा होगा नहीं। जब पूरा नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे हमारे पैसे, तो हम इन्वेस्ट क्यों करें? इसलिए बच्चों, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी को डर लगता है। अब मैं आपको अंडर राइटिंग की कहानी सुनाता हूं कि अंडर राइटिंग क्या है। अब ए लिमिटेड कंपनी है, इसने 1 लाख शेयर इशू करे, समझे? इसने 1 लाख शेयर इशू करे। अब इसको डर लग रहा है कि पता नहीं ये मेरा शेयर सब्सक्राइब होगा या नहीं होगा, मिनिमम एप्लीकेशन आएंगी या नहीं आएंगी। तभी कुछ लोग आते हैं, ABC, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ये ABC कुछ लोग आते हैं और ये कंपनी को बोलते हैं, कंपनी तुम शेयर इशू करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कंपनी कहती है मतलब? ये कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम्हारे शेयर्स हम बिकवाएंगे, तुम्हारे शेयर्स हम बिकवाएंगे। यानी ABC कंपनी को बोलते हैं तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे शेयर्स हम बिकवाएंगे, और अगर नहीं बिकवा पाए, और अगर नहीं बिकवा पाए तो हम खरीद लेंगे, तो हम खरीद लेंगे। मतलब ABC आते हैं, ए लिमिटेड को बोलते हैं तुम शेयर इशू करो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे शेयर्स बिकवाएंगे, और अगर नहीं बिकवा पाए तो हम खुद खरीद लेंगे। ठीक है, ए लिमिटेड कहता है भैया तुम मेरे ऊपर इतने क्यों मेहरबान हो, तुम मेरे ऊपर इतने क्यों मेहरबान हो, क्यों तुम मेरे शेयर, ठीक है जी, क्यों तुम मेरे शेयर बिकवाना चाहते हो? ABC कहते हैं भैया इस काम के लिए हम तुमसे क्या लेंगे, हम तुमसे कमीशन लेंगे, इस काम के लिए हम तुमसे कमीशन लेंगे। ए लिमिटेड और इन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, जिसमें यह एग्रीमेंट बनाया जाता है कि कंपनी शेयर इशू कर रही है, ये तीनों कंपनी के शेयर बिकवाएंगे, अगर कंपनी के शेयर ये तीनों नहीं बिकवा पाए तो ये तीनों उन शेयर्स को खरीद लेंगे। तो ये जो लोग हैं ना, ये जो गारंटी दे रहे हैं कंपनी को, इनको हम बोलते हैं अंडर राइटर। क्या बोलते हैं? अंडर राइटर। मतलब जो लोग
कंपनी को गारंटी देते हैं कि तुम शेयर इशू करो, तुम्हारे शेयर हम खरीद लेंगे, तुम्हारे शेयर हम बिकवाएंगे, और अगर नहीं बिकवा पाए तो हम खरीद लेंगे। ऐसे लोगों को बोलते हैं अंडरराइटर। और कंपनी और अंडरराइटर के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट को बोला जाता है अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। ठीक है, अब जैसे एग्रीमेंट बन गया, कंपनी ने मार्केट में 1 लाख शेयर इशू कर दिए। अब इन तीनों ने एफर्ट लगाना शुरू करे, कंपनी के शेयर बिकवाना शुरू करे, और इन तीनों ने एफर्ट लगाकर मान लीजिए 60,000 शेयर बिकवा दिए। इन तीनों ने एफर्ट लगाकर 60,000 शेयर बिकवा दिए। ठीक है, तो अब कितने शेयर बचे जो अभी अनसब्सक्राइब हैं, मतलब जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं हुए, तो वो है 40,000। मान लीजिए कुछ शेयर कंपनी ने भी अपनी तरफ से एफर्ट लगा दिया था और बिकवा दिए। ऐसा भी हो जाता है। कंपनी, देखो, इन लोगों से एग्रीमेंट करने के बाद कंपनी खाली नहीं बैठती। कंपनी चाहती है मेरा शेयर, कंपनी भी नहीं चाहती कि अंडरराइटर शेयर खरीदें, वो तो सिर्फ मजबूरी पर इन लोगों को शेयर बेचती है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये बहुत कम होते हैं, 1, 2, 3 लोग, और कंपनी नहीं चाहती कि मेरा शेयर सिर्फ 2-3 लोगों के हाथ में जाए। कंपनी चाहती है मेरा शेयर आम से आम आदमी के पास जाए। आम से आम आदमी मतलब जो जनरल पब्लिक है उसके पास जाए। उससे क्या फायदा होता है? कंपनी फ्री हैंड होती है अपना काम करने के लिए। अगर मान लीजिए एक कंपनी के अंदर 4 या 5 इन्वेस्टर हैं, तो वो रोज कंपनी के काम में दखल देंगे, आकर उंगली करते रहेंगे। अच्छा भाई, ये कब हुआ, ये क्या हुआ, और मीटिंग में जितने कम लोग होते हैं ना, उनकी उतनी ही चलती है। और अगर किसी के पास 2 शेयर, किसी के पास 5 शेयर, किसी के पास 1000 शेयर, किसी के पास 500 शेयर, ऐसे बहुत सारे लोगों के पास शेयर्स हैं, तो वो कभी मीटिंग अटेंड करने ही नहीं आएंगे। जो मैनेजमेंट होगा उसके पास फ्री हैंड होता है काम करने के लिए। इसलिए कंपनी ने इन लोगों के साथ एग्रीमेंट जरूर कर लिया, लेकिन कंपनी भी चाहती है मेरा शेयर कौन खरीदे? आम पब्लिक खरीदे। इसलिए कंपनी अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाती है। ठीक है, वो कहती है ये लोग तो बिकवाएंगे ही बिकवाएंगे, हम भी बिकवाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी कंपनी भी अपनी तरफ से एडवर्टाइजमेंट करती है कि हमारा शेयर इशू हो रहा है। और मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर अपनी तरफ से बिकवा दिए। ठीक है, तो अंडरराइटर ने 60,000 शेयर बिकवाए, 40 बचे, 10,000 शेयर कंपनी ने बिकवा दिए, अभी भी 30,000 शेयर बचे। ये 30,000 शेयर अंडरराइटर को खरीदने पड़ेंगे। ये 30,000 शेयर अंडरराइटर को खरीदने पड़ेंगे। यानी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, 60,000 शेयर उसमें से अंडरराइटर ने बिकवा दिए, 10,000 शेयर कंपनी ने अपनी तरफ से एफर्ट लगाकर बिकवा दिए। टोटल मिलाकर पब्लिक ने 70,000 शेयर खरीद लिए। तो 30,000 शेयर्स जो है, जो कंपनी के सब्सक्राइब नहीं हो पाए, नहीं बिके, वो अंडरराइटर को खरीदने पड़ेंगे। अब इसमें से ए को कितने खरीदने पड़ेंगे, बी को कितने खरीदने पड़ेंगे, सी को कितने खरीदने पड़ेंगे, यही चीज आपको इस चैप्टर में निकालनी है। यानी इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, हाउ मेनी शेयर्स एन अंडरराइटर इज लायबल टू सब्सक्राइब। ये आपको निकालना है इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर का पहले ऑब्जेक्टिव समझ लो कि ऑब्जेक्टिव क्या है। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि एक कंपनी शेयर इशू करेगी, उसके शेयर्स को बिकवाने के लिए कुछ लोग आगे आएंगे जिनको हम बोलेंगे अंडरराइटर। वो अंडरराइटर कंपनी को गारंटी देंगे कि तुम्हारे शेयर मार्केट में हम बिकवाएंगे, अगर नहीं बिकवा पाए तो हम खरीद लेंगे। ठीक है, अंडरराइटर तो अपनी तरफ से एफर्ट लगाते ही हैं, साथ में कंपनी भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लगाती है, और दोनों मिलकर पब्लिक को जितने शेयर बेच देते हैं वो ठीक है। जितने शेयर दोनों मिलकर नहीं बेच पाते, वो शेयर किसको खरीदने पड़ेंगे? अंडरराइटर को। अब किस अंडरराइटर को कितने? अगर यहां पर एक ही अंडरराइटर होता, मान लो ए, तो हमें पता है कि 30,000 शेयर ए को खरीदने पड़ेंगे। लेकिन मान लीजिए यहां पर 3 अंडरराइटर, 4 अंडरराइटर, 5 अंडरराइटर हैं, तो किसको कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे वो आपको इस टॉपिक में कैलकुलेट करना सीखना है। यानी इस पूरे टॉपिक में इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहेगी कि अंडरराइटर को कितने शेयर परचेज करने हैं, कितने शेयर अंडरराइटर को खरीदने हैं। ठीक है, तो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया आपको कि चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि एक अंडरराइटर को कितने शेयर खरीदने हैं, यह आपको कैलकुलेट करना है। बोलो बच्चों, ये क्या ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है आपको? जल्दी से फटाफट बोलो, यस करके लिखो चलो, ताकि मेरे को पता रहे कि भाई आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीजें। बताओ जी, इंटरेक्शन करते रहना साथ के साथ। ठीक है, ओके,
ठीक है जी। अब सवाल उठता है, सर ये अंडरराइटर होते कौन है? अब एक बात बताओ, ये तो मैंने 10 लाख रुपए बोले कि भाई 10 लाख रुपए का इशू था, यानी 1 लाख शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 10 लाख रुपए का इशू था। ये तो मैंने ये बोला। लेकिन आप बताइए, कोई रिलायंस इंडस्ट्री है, उसने अंडरराइटिंग करवाया, रिलायंस का इशू ही होता है 15,000 करोड़। इंफोसिस ने इशू किया, उसका इशू ही होता है 10,000 करोड़। टाटा ने इशू किया, उसका इशू है 8,000 करोड़। अब इतने इतने बड़े इशू होते हैं, क्या कोई भी आम आदमी जाकर कंपनी से बोल दे कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे शेयर मैं बिकवा दूंगा? अब जैसे रिलायंस ने 15,000 करोड़ रुपए का इशू किया, ठीक है, 15,000 करोड़ का इशू किया। अब मैं रिलायंस के पास जाता हूं, मैं कहता हूं रिलायंस टेंशन मत लो, तुम्हारे शेयर मैं बिकवाऊंगा, और अगर नहीं बिकवा पाया तो मैं खरीद लूंगा। अब बताइए, 15,000 करोड़ का इशू मैं खरीद सकता हूं क्या? मेरी औकात है? तो अंडर राइटर कोई ऐसे नॉर्मल आदमी नहीं होते, जैसे मैंने एबीसी आपको बोल दिया, ये बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अंडर राइटर जो होते हैं बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे LIC ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा आपने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, HDFC बैंक का नाम सुना होगा आपने, ICICI बैंक का नाम सुना होगा आपने, SBI बैंक का नाम सुना होगा आपने। ये सब अंडर राइटिंग का काम करते हैं। जितने भी बड़े बड़े बैंक है ना, बड़े बड़े बैंक, वो सब अंडर राइटिंग का काम करते हैं। जितने बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब अंडर राइटिंग का काम करते हैं। ये शेयर बिकवाते हैं कंपनीज के, और इन्हें सेबी के पास रजिस्टर्ड होना पड़ता है पहले, और इन्हें अपनी वर्थ दिखानी पड़ती है। सेबी में कुछ रेगुलेशंस हैं, आप पढ़ोगे आगे जाकर, जिसमें बोला गया है कि कम से कम इतना नेटवर्थ होना चाहिए अंडर राइटर का। ऐसा नहीं है कोई भी आदमी आकर खड़ा हो जाए और कहे तुम्हारे शेयर मैं बिकवा दूंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम सिंप्लिसिटी के लिए बोल देते हैं ABC XYZ। पहली बात तो इंडिविजुअल कोई बहुत कम होते हैं, या तो पार्टनरशिप फर्म होती हैं जो ब्रोकर कंपनीज होती हैं, ब्रोकर फर्म में, ठीक है, ब्रोकर फर्म्स जो होती हैं वो होंगी, या फिर बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और जनरली बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अंडर राइटिंग का काम करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मैं जरा इसके ऊपर कुछ पॉइंट आपको लिखवा दूं, 1-2 पॉइंट लिखवाऊंगा, और फिर मैं आपको यह निकालना सिखाऊंगा कि हर अंडर राइटर को कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे, उसकी लायबिलिटी कैसे निकाली जाएगी। यानी इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हाउ मेनी शेयर एन अंडर राइटर इज लाइबल टू सब्सक्राइब, जिसको हम बोलते हैं अंडर राइटर्स लायबिलिटी टू सब्सक्राइब शेयर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो पहले 2-3 पॉइंट में अंडर राइटिंग के बारे में लिखवा दूं, उसकी कमीशन के बारे में लिखवा दूं, कमीशन का रेट क्या होगा वो बता दूं, फिर मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, ठीक है, उनकी लायबिलिटी, कैसे लायबिलिटी कैलकुलेट होती है। आइए जल्दी से फटाफट बढ़ते हैं हम इधर। तो लिखना शुरू करेंगे सब लोग। अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है? पहले मीनिंग ऑफ अंडर राइटिंग। मीनिंग ऑफ अंडर राइटिंग, मीनिंग ऑफ अंडर राइटिंग, और ये पहला पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ अंडर राइटिंग। लिखेंगे अंडर राइटिंग इज एन एग्रीमेंट, underwriting is an agreement between company and some persons called underwriter। जो पर्सन होते हैं उनको हम बोलते हैं अंडरराइटर्स। in which underwriters gives guarantee to company that if
shares issued by company are not subscribed by public, not subscribed by public, then underwriters will subscribed those shares, ठीक है। तो पहले तो जरा मतलब लिख लेते हैं इसका कि अंडरराइटिंग एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें कुछ लोग कंपनी को गारंटी देते हैं, कि आप जो शेयर इशू कर रही हो, कंपनी से बोलते हैं आप जो शेयर इशू कर रही हो उसको हम बिकवाएंगे, और अगर नहीं बिकवा पाए तो हम खरीद लेंगे। सीधी सी बात है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम खरीद लेंगे, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, फॉर सच सर्विस, ये जो अंडरराइटर सर्विस दे रहे हैं कंपनी को, यानी फॉर सच सर्विस अंडरराइटर्स आर entitled for commission from company, यानी कंपनी अंडरराइटर को कमीशन देगी। अंडरराइटर्स आर entitled for commission from company, such commission is called underwriting commission। इस कमीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं। जो कमीशन होती है वो कंपनी के लिए तो एक्सपेंसेस होता है और अंडरराइटर के लिए इनकम होता है। अगर आपने ग्रुप 1 के सिलेबस में एक चैप्टर पढ़ा होगा ज्वाइंट वेंचर, अगर ध्यान हो तो ज्वाइंट वेंचर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कभी कभी जो कोवेंचरर होते हैं वो किसी कंपनी के शेयर्स को अंडरराइट करवाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, यानी वो पार्टनरशिप करते हैं इस बात के लिए कि किसी कंपनी के शेयर वो बिकवाएंगे, उसी को अंडरराइटिंग बोलते हैं। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो उसमें उनको इस काम के लिए कंपनी कमीशन देती है। कमीशन कभी कैश में देती है, कभी शेयर्स में दे देती थी। तो आप उसकी अकाउंटिंग करते थे इन द बुक्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर। हम यहां पर अकाउंटिंग करने वाले हैं अंडरराइटिंग से रिलेटेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी, यानी यहां पर हम अंडरराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ लायबिलिटी निकालेंगे कि अंडरराइटर को कितने शेयर खरीदने हैं कंपनी से। लेकिन जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग यहां पर इन द बुक्स ऑफ कंपनी करने वाले हैं, अंडरराइटर की बुक्स में अकाउंटिंग नहीं करेंगे। अंडरराइटर की बुक्स में कैसे अकाउंटिंग होती है वो आपने पढ़ा होगा ज्वाइंट वेंचर के चैप्टर में, अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। तो फॉर सच सर्विसेज अंडरराइटर आर इंटाइटल फॉर कमीशन फ्रॉम कंपनी, सच कमीशन इज कॉल्ड अंडरराइटिंग कमीशन। अच्छा, कमीशन का रेट क्या होगा? क्या रेट फिक्स्ड होता है? तो बेटा कंपनी लॉ ने एक रेट फिक्स कर दिया है, कहते हैं उससे ज्यादा का रेट नहीं हो सकता, हां उससे कम हो सकता है। तो कितना रेट है? आइए, एज पर कंपनीज एक्ट, रेट ऑफ कमीशन कैन नॉट एक्सीड, यानी रेट ऑफ कमीशन ज्यादा नहीं हो सकती। कितने से ज्यादा नहीं हो सकती? कैन नॉट एक्सीड्स 5% ऑफ इशू प्राइस
in case of shares, 5% ऑफ इश्यू प्राइस इन केस ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी शेयर इशू करती है और उसका अंडर राइटिंग करवाया है तो कंपनी 5% ऑफ इश्यू प्राइस से ज्यादा का कमीशन नहीं दे सकती। जैसे 10 का शेयर है, आपने 12 में इशू किया तो 12 रुपए का 5%, ठीक है, तो 60 पैसे आ गया। तो 60 पैसे इंटू नंबर ऑफ शेयर, जितने अंडर राइट करवाए होंगे वो कमीशन हो जाएगा। यानी मतलब यह है कि 5% ऑफ इश्यू प्राइस से ज्यादा का कमीशन नहीं हो सकता इन केस ऑफ शेयर, और 2.5% ऑफ इश्यू प्राइस इन केस ऑफ डिवेंचर्स। अगर कंपनी ने डिवेंचर इशू करे और उसका अंडर राइट हुआ है, उसकी अंडर राइटिंग एग्रीमेंट बना है, तो उसमें 2.5% से ज्यादा का कमीशन नहीं हो सकता। ये रेट फिक्स्ड कर दिए हैं कंपनी लॉ ने। अब सवाल उठता है, सर क्या कमीशन इससे कम हो सकता है? हां, कम हो सकता है। अगर अंडर राइटर और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट बन जाए कि 4% कमीशन होगा, 3% होगा, 1% होगा, 2% होगा शेयर के केस में, हां कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6% नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कि कमीशन कैन नॉट एक्सीड 5% ऑफ इश्यू प्राइस इन केस ऑफ शेयर्स एंड 2.5% ऑफ इश्यू प्राइस इन केस ऑफ डिवेंचर्स। अब ये क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है। आपसे बोल दे द मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन विल बी, और 4 ऑप्शन दे दे। इन केस ऑफ शेयर बोल देगा तो 5%, इन केस ऑफ डिवेंचर बोल देगा तो 2.5%। अब सवाल उठता है, सर अगर ये बोले ही ना कि शेयर्स पर है या डिवेंचर पर है, तो एज्यूम कर लेना शेयर की बात हो रही है। ठीक है, तो एज्यूम कर लेना शेयर की बात हो रही है, क्योंकि ज्यादातर अंडर राइटिंग शेयर्स के केस में ही होता है। समझ गए? तो 2.5% ऑफ इश्यू प्राइस इन केस ऑफ डिवेंचर एंड 5% ऑफ इश्यू प्राइस इन केस ऑफ शेयर्स। अब सवाल उठता है, सर शेयर में इक्विटी शेयर आते हैं या प्रीफरेंस भी आते हैं? दोनों आते हैं। यहां मैंने इक्विटी या प्रीफरेंस नहीं लिखा, यहां लिखा है शेयर्स। तो चाहे इश्यू प्राइस प्रीफरेंस शेयर का हो या इक्विटी शेयर्स का, उसका 5% होगा। ठीक है, और डिवेंचर है तो 2.5% होगा। डिवेंचर में बॉन्ड भी आते हैं, बॉन्ड और डिवेंचर एक ही चीज समझ लो। ठीक है, तो कमीशन इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। 5% ऑफ इश्यू प्राइस इन केस ऑफ शेयर्स एंड 2.5% ऑफ इश्यू प्राइस इन केस ऑफ डिवेंचर्स। अब सवाल उठता है, चलिए ये तो अभी कुछ लीगल बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब हम लायबिलिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे अंडर राइटर की, कि एक कंपनी ने शेयर इशू करे, कुछ अंडर राइटर आए, उन्होंने कंपनी को गारंटी दी कि तुम्हारे शेयर हम बिकवा देंगे, अगर नहीं बिकवा पाए तो हम खरीद लेंगे। तो वो जो खरीदने वाले शेयर्स हैं, ए को कितना खरीदना, बी को कितना खरीदना, सी को कितना खरीदना, ये आपको कैलकुलेट करना सीखना है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगी, वो टर्मिनोलॉजी जो है मैं आपको बाद में नोट करवाऊंगा। पहले एक एग्जांपल से मैं आपको लायबिलिटी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, और उसी में मैं आपको टर्मिनोलॉजी वर्ड जो है ना, वो जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है वो सब मैं आपको बताऊंगा, उसके सबके मतलब क्या होते हैं, फिर उन सबके मतलब मैं बाद में आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, तो आइए सब सरस जल्दी से फटाफट मेरे साथ में एक एग्जाम्पल लिखेंगे सब लोग। पहले एक एग्जाम्पल लिखेंगे और उसके बाद में मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, और फिर जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो मैं आपको लिखवाऊंगा, जो टर्म्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वो मैं लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर है ना बातें आपको? जल्दी से फटाफट बताइए बेटा, यस और नो तो लिखकर भेज दो, कम से कम इंटरेक्शन करते रहा करो। यहां तक चीजें क्लियर हैं? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यहां तक चीजें क्लियर है? ओके, ठीक। तो आइए जरा एक पहले एग्जाम्पल लिखवा दूं आपको, और उस एग्जाम्पल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। इस एग्जाम्पल से समझ लेना कि 50% आपका चैप्टर कवर हो जाएगा, 50% फिर बात की चीजें बचेंगी। यहां देखो, ए लिमिटेड इशूड 5 लाख इक्विटी शेयर्स
ऑफ ₹10 एट पार। एट पार का मतलब होता है कि 10 रुपए का शेयर कंपनी ने 10 रुपए में ही इशू करा, तो इसको बोलेंगे एट पार। ठीक है। अमाउंट पेबल इज ऑन एप्लीकेशन, यानी सारा का सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर ही कंपनी को मिल जाएगा। 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए पर इशू किया और पूरे के पूरे 10 रुपए कंपनी एप्लीकेशन के साथ ही मंगा रही है। ठीक है। सच इशू इज अंडर रिटन बाई ए, बी एंड सी इन 5:3:2, यानी 5:3:2 के रेशो में इन्होंने इस इशू को अंडरराइट करवाया। 5 लाख शेयर इशू करे, ए बी सी आते हैं, गारंटी देते हैं कि आपके शेयर हम बिकवाएंगे, और किस रेशो में? 5:3:2 के रेशो में ये शेयर हम बिकवाएंगे। ठीक है। आगे लिखेंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक आर 3,50,000 शेयर्स। आर फॉर लिख देना। 3,50,000 शेयर्स। अब यहां पर आप ऐसा करना, 2 लाइनें छोड़ना और यहां लिखना कैलकुलेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर एंड पास जर्नल एंट्री। ठीक है। रेट ऑफ कमीशन इज 5%। रेट ऑफ कमीशन है 5%। अभी 2 लाइनें छोड़ देना, जो मैंने यहां लिखा 3,50,000 शेयर्स के बाद 2 लाइनें छोड़ देना और फिर लिखिए कैलकुलेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर एंड पास जर्नल एंट्री, रेट ऑफ कमीशन इज 5%। एट पार मींस, एट पार का मतलब 10 का शेयर 10 में बेच दिया, उसको बोलते हैं एट पार। 10 रुपए का शेयर आपने 10 रुपए में बेच दिया तो उसको बोलेंगे एट पार। 10 का शेयर आपने 12 में इशू किया, उसको बोलेंगे एट प्रीमियम। 10 का शेयर आपने 9 में इशू किया, उसको बोलेंगे एट डिस्काउंट। ठीक है। डिस्काउंट पर शेयर इशू करना आज की डेट में अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी। तो स्वेट इक्विटी को तो आप फ्री में भी दे सकते हो और डिस्काउंट पर भी दे सकते हो। बताओ बच्चों, क्लियर है ये बात यहां तक? ये क्वेश्चन सबने लिख लिया? और अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन लिख लिया ना, तो पहले मुझे बस इतनी बात बता दो, एक बात बता दो। अगर आपने क्वेश्चन नोट कर लिया, ये बता दो 5 लाख शेयर इशू करे, 3.5 लाख शेयर पब्लिक ने खरीद लिए, तो अंडर राइटर को सबको मिलाकर कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे ये बता दो मुझे। ए को कितने खरीदने, बी को कितने, सी को कितने, उसे भूल जाओ। अभी मैं ये बोलता हूं बस इतना बता दो, तीनों को मिलाकर कितने शेयर खरीदने हैं बताओ बच्चों। तीनों अंडर राइटर को मिलाकर कितने शेयर खरीदने हैं ये तो बता सकते हो ना? ये तो बड़ा सिंपल है। बोलो बोलो। क्यों बच्चों? तीनों अंडर राइटर को मिलाकर कितने शेयर खरीदने हैं बता दो। ये तो बता ही सकते हो भाई। 5 लाख शेयर इशू करे, 3.5 लाख की एप्लीकेशन पब्लिक से आ गई, तो बताओ तीनों अंडर राइटर को मिलाकर कितने शेयर खरीदने हैं? बोलो बच्चों।
नहीं समझ में आ रहा क्या? क्यों जी? तीनों अंडर राइटर को मिलाकर कितने शेयर खरीदने हैं? कोई जवाब देगा? कोई नहीं बताना चाह रहा। भाई 5 लाख में से 3.5 लाख शेयर पब्लिक ने खरीद लिए, क्या 1.5 लाख शेयर अंडर राइटर को नहीं खरीदने? क्यों जी? 1.5 लाख शेयर अंडर राइटर को खरीदने हैं ना? हाँ या ना? हेलो हेलो, बेटा मेरी आवाज आ रही है ना सबको? नहीं आ रही है? अरे मेरी आवाज आ रही है सबको या नहीं? सब खामोश बैठे हुए हैं इसलिए बोल रहा हूं। बताओ बच्चों, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? आ रही है, ओके। मेरे पास एक्चुअली मैसेज लेट आ रहा है, शायद मैसेज तो इतने सारे आए मेरे को दिख नहीं रहे थे। ठीक है, ठीक है जी। तो जरा देखो, अब यहां पर हमको निकालना है कि 5% कमीशन है और हर अंडर राइटर को कितना शेयर खरीदना है वो आपको बताना है। इसके लिए हमको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। आइए एक स्टेटमेंट बनाते हैं जरा। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन और यहां लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर। हर अंडर राइटर की कितनी लायबिलिटी होगी ये निकालना है। ईच अंडर राइटर, आराम से बिल्कुल बच्चों, बहुत आराम से एक एक चीज को समझते हुए हमको करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल, ठीक है? बहुत आराम से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। पहले यहां पर लिखेंगे अंडर राइटर के नाम ए बी सी और यहां लिखेंगे टोटल। टोटल ए बी सी और टोटल, ठीक है? सबसे पहले देखो, टोटल नंबर ऑफ शेयर थे 5 लाख, वो यहां लिख दो। और इन 5 लाख शेयर को बिकवाने की गारंटी दी ए बी सी ने, और इनका रेशो क्या है पहले यहां लिखते हैं। रेशो ऊपर 5, 3 और 2, 5, 3, 2 ये इनका रेशो है। ए ने कहा कि मैं 5 लाख में से 5/10 यानी 50% शेयर बिकवा दूंगा, तो इसने कहा मैं 2.5 लाख शेयर बिकवा दूंगा। यही हुआ ना भाई? 5 लाख इंटू 5/10 करोगे 5/10, क्योंकि 5:3:2 ये इनका रेशो है। तो ए कहता है 5 लाख शेयर टोटल थे, उसमें से 5/10 यानी 532 में इस 5 लाख को बांटना है, तो 50%, 30%, 20% ये आप बोल सकते हो। तो ए कहता है मैं 2.5 लाख शेयर बिकवा दूंगा। बी कहता है मैं 3/10 यानी 5 लाख का 3/10 मतलब 1.5 लाख शेयर बिकवा दूंगा।
1.5 लाख शेयर बिकवा दूंगा। सी कहता है 5 लाख का 2/10 यानी मैं 1 लाख शेयर बिकवा दूंगा। 1 लाख, अच्छा मैं 5 लाख इन्हीं के सामने यहां लिख देता हूं, ठीक है, ऊपर लिख दिया था मैंने, यहां लिख देता हूं, ये हो गए 5 लाख। ए ने कहा मैं 2.5 लाख शेयर बिकवाऊंगा, कंपनी से कहा मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हारे 2.5 लाख शेयर बिकवा दूंगा। बी कहता है मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे 1.5 लाख शेयर बिकवा दूंगा। सी कहता है मैं गारंटी देता हूं मैं तुम्हारे 1 लाख शेयर बिकवा दूंगा। हर अंडर राइटर ने जितने जितने शेयर बिकवाने की गारंटी दी ना, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं उसको? ग्रॉस लायबिलिटी। अभी ये टर्मिनोलॉजी बस यहां पर लिखना, बाद में मैं इस सब के मतलब भी लिखवाऊंगा आपको। ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अंडर राइटर की कमिटमेंट, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। हर अंडर राइटर ने जितने जितने शेयर बिकवाने की गारंटी दी, उसको बोला जाता है ग्रॉस लायबिलिटी, या अंडर राइटिंग कमिटमेंट भी इसको बोलते हैं। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स विच एन अंडर राइटर इज लाइबल टू सब्सक्राइब। यानी अगर मान लीजिए ए ने गारंटी दी है 2.5 लाख शेयर बिकवाने की, उसने कमिटमेंट दी है कंपनी को कि मैं 2.5 लाख शेयर आपके सेल करवाऊंगा, और मान लीजिए वो एक भी शेयर नहीं बिकवा पाया, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको 2.5 लाख की शेयर तो खरीदने पड़ेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं खरीदने पड़ेंगे। यानी जिस अंडर राइटर ने जितने शेयर खरीदने की गारंटी दी होती है ना, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम बस उतने ही शेयर खरीद सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं खरीद सकता। इसलिए इसको बोला जाता है ग्रॉस लायबिलिटी। इसको अंडर राइटिंग कमिटमेंट भी बोलते हैं, इसको अंडर राइटिंग कमिटमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब होता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर विच एन अंडर राइटर इज लायबल टू सब्सक्राइब। इससे ज्यादा कभी भी वो शेयर सब्सक्राइब करने के लिए लायबल नहीं है, इसको अंडर राइटिंग कमिटमेंट भी बोला जाता है। अब 2.5 लाख में से जितने शेयर जिसने बिकवा दिए, 2.5 लाख में से जिसने जितने शेयर बिकवा दिए, उसको उतने का क्रेडिट दे दिया जाता है, मतलब उसकी लायबिलिटी उतने से कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए ए ने 1 लाख शेयर बिकवा दिए, तो 1 लाख से उस 2.5 लाख में से 1 लाख से उसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। उसको बोलते हैं अंडर राइटर को क्रेडिट देना। तो जिसने जितने शेयर बिकवा दिए उसका क्रेडिट उसको दे दिया जाता है। हम बोलते हैं ना भाई क्रेडिट ले रहे हो तुम, तो क्रेडिट, अगर तुमने कोई काम किया है तो उसका क्रेडिट तो तुम लोगे ना, ठीक है। आपको कोई काम दिया गया, आपने उस काम को कंप्लीट कर दिया, तो आप उस काम का क्रेडिट लोगे ना, आप कहोगे भाई इस काम का क्रेडिट मुझे दो क्योंकि ये मैंने किया है। तो जितने शेयर अंडर राइटर बिकवा देता है उतने का क्रेडिट उसको दे दिया जाता है। अब दूसरा सवाल उठता है, सर ये पता कैसे चलेगा अंडर राइटर ने कितने शेयर बिकवाए, यानी किस अंडर राइटर ने कितने शेयर बिकवाए, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए क्या होता है, देखो जरा सुनो, कैसे पता चलता है किस अंडर राइटर ने कितने शेयर बिकवाए। जब अंडर राइटर का कंपनी के साथ में एग्रीमेंट होता है, तो कंपनी उन अंडर राइटर को अपनी एप्लीकेशन दे देती है, कहती है लीजिए ये लेकर जाओ एप्लीकेशन, और जो भी तुम्हारे सोर्सेज हैं उसमें बांटो, और उनसे कहो, पब्लिक से कहो भाई शेयर खरीदे। अब मैं इतनी एप्लीकेशन उठाकर ले आया कंपनी से, और मैंने उन सब पर अपने ठप्पे लगा लिए। ठप्पे मतलब स्टैंप लगवा लिए अपने, और पब्लिक में बांटना शुरू कर दिया। मेरा नाम है मलिक, ठीक है, तो मैंने मलिक नाम के ठप्पे लगवा दिए उस पर। अब पब्लिक को बांटना शुरू कर दिए। अब किसी ने मेरा एप्लीकेशन लिया और उसमें नंबर ऑफ शेयर भरे, एप्लीकेशन मनी के साथ में कंपनी के पास डिपॉजिट करवा दी ले जाकर एप्लीकेशन। तो कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई होगी जिस पर मलिक नाम का स्टैंप लगा हुआ होगा, वो मेरी तरफ से मानी जाएगी। इसी तरीके से दूसरा है, मान लीजिए एक अंडर राइटर है राम, उस पर राम का स्टैंप लगा हुआ होगा, तो अगर राम की तरफ से जो एप्लीकेशन पहुंचेगी उस पर राम का स्टैंप लगा हुआ होगा। श्याम की तरफ से जो एप्लीकेशन पहुंची होगी उस पर श्याम का स्टैंप लगा हुआ होगा। पहले मैं देखो आपको
एप्लीकेशन दिखाता हूं, शेयर एप्लीकेशन शायद आप लोगों ने अगर देखी हो तो मैं दिखाता हूं कैसी होती है। शेयर एप्लीकेशन देखो, ये देखो, ये देखो, ये शेयर एप्लीकेशन है। मैंने एक वैसे ही एक सैंपल शेयर एप्लीकेशन ले लिया है। ये शेयर एप्लीकेशन फॉर्म है। कोई कंपनी है, मान लो ABC लिमिटेड, इंदिरापुरम गाजियाबाद की कंपनी है। एप्लीकेशन फॉर पब्लिक इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, समझे। अब यहां पर देखो, नंबर ऑफ शेयर फिगर में और वर्ड में आपको बताने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक एप्लीकेंट है, उसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो वो यहां फिगर में लिखेगा, यहां वर्ड में लिखेगा कि 1000 शेयर्स, ठीक है। फिर कितना अमाउंट उसने एप्लीकेशन के साथ में दिया, वो अमाउंट फिगर में, और 10 रुपए का शेयर है, मान लो 10 रुपए कंपनी ने एक ही बार में मंगा लिए, तो 1 लाख रुपए उसने जमा किए होंगे, और ये 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीज वर्ड में यहां लिखेगा, समझ गए। फिर उसके बाद में देखिए वो चेक से दे रहा है पेमेंट, तो वो चेक नंबर वगैरह वो सब यहाँ डिटेल होगा, एप्लीकेंट का पूरा नाम होगा, ठीक है। अगर कई एक से ज्यादा एप्लीकेंट हैं तो पहला एप्लीकेंट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अगर कोई नॉमिनी बनाना है तो नॉमिनी का नाम होता है, फादर का नेम, हस्बैंड का नेम, सेक्स, एज, ये सब आपको बतानी पड़ती है, ठीक है। अपना एड्रेस बताना पड़ता है, मोबाइल नंबर, ये सब एप्लीकेशन है। देखो ये एक सिंपल एप्लीकेशन है। यानी अगर आपने शेयर खरीदने के लिए ये एप्लीकेशन ली, इसमें अपना डिटेल भरकर कंपनी के पास जमा करवा दी, अगर इसी पर इस एप्लीकेशन पर किसी का भी स्टैंप लगा हुआ नहीं है तो ये एप्लीकेशन डायरेक्ट एप्लीकेशन मानी जाएगी। कंपनी कहेगी ये तो मैंने बिकवाया, ये किसी अंडरराइटर ने नहीं बिकवाए शेयर। जब किसी अंडरराइटर का स्टैंप किसी एप्लीकेशन पर नहीं होता तो समझ लेना, ठीक है जी। जब किसी अंडरराइटर का किसी पर एप्लीकेशन पर स्टैंप नहीं होता, इन दैट केस वो डायरेक्ट एप्लीकेशन मानी जाती है। और अब मैं दिखाता हूं कुछ ऐसी एप्लीकेशन जिस पर अंडरराइटर का स्टैंप होगा। देखो, लो जी, ये है, जैसे देखो यही एप्लीकेशन है, और मैं यहां दिखा देता हूं, लीजिए ये स्टैंप लगा हुआ है, सेम एप्लीकेशन है लेकिन उस पर मिस्टर ए का स्टैंप लगा हुआ है, तो ये एप्लीकेशन मानी जाएगी मिस्टर ए की तरफ से, ठीक है। यहां पर वो लिखेगा, भाई देखो जिसने भी अप्लाई किया होगा उसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, मान लो उसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो ये 1000 शेयर किसके द्वारा बिकवाए हुए माने जाएंगे, मिस्टर ए के। ऐसे ही अगर मिस्टर बी लिखा हुआ है तो ये मिस्टर बी की तरफ से माना जाएगा, मिस्टर सी लिखा हुआ है तो मिस्टर सी की तरफ से माना जाएगा। तो जिन एप्लीकेशन के ऊपर भी स्टैंप होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। किसको, उसको क्या बोलेंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन। यानी मार्क्ड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होंगी जिसके ऊपर किसी भी अंडरराइटर का स्टैंप लगा हुआ होगा, ताकि पहचाना जा सके कि भाई शेयर किसने बिकवाए हैं। ये तो ये शेयर बिकवाए हैं मिस्टर ए ने, ये शेयर बिकवाए हैं मिस्टर बी ने, ये शेयर बिकवाए हैं मिस्टर सी ने। तो जिन एप्लीकेशन के ऊपर किसी पर्टिकुलर अंडरराइटर का स्टैंप होता है, उन एप्लीकेशन को बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। समझ में आ रही है बच्चों, मार्क्ड एप्लीकेशन उसको बोलते हैं। तो मार्क्ड एप्लीकेशन से पहचान होती है कि किसने कितने शेयर बिकवाए हैं। और अगर किसी एप्लीकेशन पर किसी का स्टैंप नहीं है तो उसको बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन, यानी वो कंपनी की तरफ से डायरेक्टली शेयर बेचे गए हैं। जैसे ए ने स्टैंप लगाकर एप्लीकेशन बांटी, बी ने स्टैंप लगाकर एप्लीकेशन बांटी, सी ने स्टैंप लगाकर एप्लीकेशन बांटी, तो पब्लिक ने उन एप्लीकेशन को लेकर कंपनी के पास अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन जमा करवा दी, वो तो मार्क्ड हो गई। लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेंट भी होते हैं जो डायरेक्ट कंपनी में जाते हैं, वहीं से एप्लीकेशन लेते हैं और शेयर खरीदने के लिए अप्लाई कर देते हैं, उस पर किसी भी अंडरराइटर का स्टैंप तो होगा ही नहीं, तो उसको बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो एक होती है मार्क्ड एप्लीकेशन, एक होती है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। समझ गए, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो आइए अब बात करता हूं, मैं क्वेश्चन पर आता हूं लौटकर। जो मैंने यहां पर आपको अभी क्वेश्चन लिखवा रहा था वो देखो जरा, यहां पर देखो, ए ने कहा मैं 2.5 लाख शेयर बिकवा दूंगा, बी ने कहा मैं 1.50 बिकवा दूंगा, सी ने कहा मैं 1 लाख बिकवा दूंगा, तीनों ने मिलकर कहा हम 5 लाख शेयर बिकवा देंगे। तो अब बताओ कितने शेयर बिकवा पाए ये,
पब्लिक से आई 3.5 लाख की एप्लीकेशन। अब इसमें से देखो कितनी एप्लीकेशन मार्क थी, वो यहां पर मैं अब लिख रहा हूं। मैंने जो लाइन छुड़वाई थी ना, वो यहां लिखिए, आउट ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशन वर। अब मैंने जो लाइन छुड़वाई थी ना, वो अब मैं लिखवा रहा हूं यहां पर, क्योंकि पहले ही मैं यहां पर मार्क लिख देता ना तो आपको समझ में नहीं आता। मैंने जानबूझकर लिखवाया कि मार्क एप्लीकेशन कितनी थी, वो छुड़वाया था। अब ए की तरफ से मार्क कितनी थी वो देखो। ए की तरफ से मार्क थी बच्चों 1.5 लाख, बी की तरफ से मार्क थी मान लीजिए 1 लाख, और सी की तरफ से मार्क थी बच्चों 80,000। ये मार्क्ड एप्लीकेशन थी। मतलब 1 लाख शेयर के लिए ऐसी एप्लीकेशन आई जिस पर ए का स्टैंप लगा हुआ था। 1,50,000 शेयर के लिए, 1 लाख शेयर के लिए ऐसी एप्लीकेशन आई जिस पर बी का स्टैंप लगा हुआ था, और 80,000 शेयर के लिए ऐसी एप्लीकेशन आई जिस पर सी का स्टैंप लगा हुआ था। ठीक है जी, बोलो बच्चों, ये बात क्लियर? तो यहां पर जिसने जितने शेयर बिकवा दिए, जिसने जितने शेयर बिकवा दिए उसका क्रेडिट उसको दे दीजिए। उसका क्रेडिट, ए ने 1.5 लाख शेयर बिकवा दिए, 1.5 लाख का क्रेडिट ए को दे दो। बी ने 1 लाख शेयर बिकवा दिए, ये बी है, उसको 1 लाख का क्रेडिट दे दो। सी ने 80,000 शेयर बिकवा दिए, सी को 80,000 का क्रेडिट दे दो। आइए यहां पर माइनस कर देते हैं, जिसने जितने शेयर बिकवाए उसका क्रेडिट उसको दे दीजिए। तो यहां लिखेंगे माइनस, सबसे पहले यहां लिखेंगे माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, इसने कहा था मैं 2.5 लाख शेयर बिकवाऊंगा, लेकिन बिकवा पाया 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का क्रेडिट तो भाई इसको दे दो, कोई बात नहीं। इसने कहा मैं 1.5 लाख शेयर बिकवाऊंगा, तो 1 लाख बिकवा पाया, तो 1 लाख का क्रेडिट इसको दे दो। इसने कहा मैं 1 लाख शेयर बिकवाऊंगा, लेकिन बिकवा कितना पाया 80,000, तो 80,000 का क्रेडिट इसको दे दो। ठीक है, यानी तीनों मिलाकर कितने शेयर बिकवा पाए वो देखो जरा। 150 प्लस 1 लाख 2.5 लाख, और 2.5 लाख और 80,000 कितना 3,30,000 ये होगा। तो तीनों ने मिलकर 3,30,000 शेयर बिकवाए। बच्चों तीनों ने मिलकर 3,30,000 शेयर बिकवाए। ए ने कहा 2.5 लाख बिकवाऊंगा, 1.5 बिकवा पाया। बी ने कहा 150 बिकवा पाऊंगा, उसने 1 लाख बिकवा पाया। और ए ने, सी ने कहा 1 लाख बिकवाऊंगा, 80,000 बिकवा पाया। तीनों मिलाकर 330। जबकि पब्लिक से एप्लीकेशन कितनी आई ये देखो, पब्लिक से एप्लीकेशन आती है 3.5 लाख। इस 3.5 लाख में से 3,30,000 की ऐसी एप्लीकेशन है जो अंडर राइटर ने बिकवाए। इसका मतलब 3.5 लाख में से 3,30,000 तो मार्क्ड एप्लीकेशन हो गई, मार्क्ड एप्लीकेशन। तो 20,000 की ऐसी एप्लीकेशन आई है बच्चों जिस पर किसी भी अंडर राइटर का स्टैंप नहीं होगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन। ध्यान से सुनना मेरी बात। टोटल पब्लिक से एप्लीकेशन आई 3.5 लाख, टोटल एप्लीकेशन आई 3.5 लाख, जबकि उसमें से अंडर राइटर की तरफ से मार्क्ड एप्लीकेशन थी 3,30,000, तो कंपनी के पास 20,000 ऐसी एप्लीकेशन आ गई जिस पर किसी का भी स्टैंप नहीं था। ठीक है, ऐसी एप्लीकेशन को बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो ये 20,000 की एप्लीकेशन क्या होंगी, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो 20,000 शेयर भले ही अंडर राइटर ने नहीं बिकवाए, लेकिन बिक तो गए ना। आप सोचो भाई, पब्लिक को तो चले ही गए, भले ही अंडर राइटर ने नहीं बिकवाए। तो कंपनी इस अनमार्क्ड एप्लीकेशन के लिए अंडर राइटर को बोलती है कि देखो तुमने ये शेयर बिकवाए नहीं है, ये 20,000 शेयर तुमने बिकवाए नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम तुमको इसका क्रेडिट दे देते हैं, फिर भी हम तुमको इसका क्रेडिट दे देते हैं। हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुमने नहीं बिकवाए लेकिन शेयर तो बिकी गए। हम मान लेते हैं कि तुम ही ने बिकवाए, जबकि तुमने बिकवाए नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि तुम ही ने बिकवा दिए ये 20,000 शेयर। अब इस 20,000 का क्रेडिट इन तीनों में से किसको दिया जाएगा,
कंपनी कहती है किसी एक को इसका क्रेडिट नहीं देंगे, हम इन तीनों को इसका क्रेडिट देंगे अनमार्क का 20,000 का। यानी जो डायरेक्ट एप्लीकेशन होती हैं, जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन होती हैं, उसका क्रेडिट सारे अंडरराइटर को कंपनी दे देती है। और किस रेशो में? जनरली जो उनका ग्रॉस लायबिलिटी का रेशो होता है, ये 5:3:2, इस रेशो में दे देती है जनरली। सर हमेशा 5:3:2 में ही दिया जाएगा। देखो अगर कुछ नहीं दे रखा है तो इसी रेशो में उसका क्रेडिट देंगे। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली बोल दे कि भैया सबको बराबर बराबर क्रेडिट दो, तो बराबर बराबर देना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन कोई और तरीका बता दे, क्वेश्चन कह दे आपसे 2:2:1 में इसका क्रेडिट दे दो सारे अंडरराइटर को, तो उस रेशो में दे देंगे। क्वेश्चन जो कहेगा उस रेशो में देंगे, कुछ नहीं कहेगा तो हमेशा हम कहेंगे जो आपकी अंडरराइटिंग कमिटमेंट है उसी रेशो में हम सारे अंडरराइटर को ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में अनमार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट दे देंगे। फिर से सुन लो, अनमार्क्ड एप्लीकेशन अंडरराइटर ने बिगवाई नहीं है, बिगवाई नहीं है, लेकिन कंपनी फिर भी कहती है कि चलो कोई नहीं यार, तुमने नहीं बिगवाई है लेकिन हम तुमको उसका क्रेडिट दे देते हैं। तो ये जो 20,000 है ना, इसको बोलेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन, और इसका क्रेडिट तीनों अंडरराइटर को दे दिया जाता है। किस रेशो में? उनके ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में। अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है। और रेशो क्या होगा? 5:3:2। और जरा देखो 20,000 को 5:3:2 के रेशो में 10,000 का क्रेडिट इसको मिल जाएगा, 6,000 का क्रेडिट बच्चों इसको मिल जाएगा, और 4,000 का क्रेडिट इसको मिल जाएगा। और अब देखो जो 1.5 लाख शेयर इन तीनों को खरीदने थे ना, उसमें देखो ए को कितना खरीदना है। पहले यहां पर देखिए, ये 1.5 लाख बैलेंस बचेगा। ये 1.5 लाख शेयर ए बी सी तीनों को खरीदने हैं। उसमें से ए को कितना खरीदना, बी को कितना खरीदना, तो 2.5 लाख में से 1,60,000 गया, तो 90,000 शेयर तो ए को खरीदने पड़ेंगे। 90,000 शेयर ए को खरीदने पड़ेंगे। बी को कितने खरीदने पड़ेंगे? इसको खरीदने पड़ेंगे 44,000 शेयर्स। 1.5 लाख में से 1 लाख घटाओ तो 50 बचा, 50 में से 6 और घटा दो तो 44। और इसको देखो 1 लाख में से 80,000 घटाओ तो 20 बचा, 20 में से 4,000 और घटा दो, 16,000 शेयर इसको खरीदने पड़ेंगे। ये तीनों मिलाकर देख लीजिए 1,50,000 आता होगा। इसको हम बोलते हैं नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर यानी इतने इतने शेयर अंडरराइटर को खरीदने पड़ेंगे। ए को 90,000, बी को 44,000 और सी को 16,000, ये शेयर तीनों को खरीदने पड़ेंगे। इसको हम बोलते हैं नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। नेट लायबिलिटी का मतलब होता है एक्चुअल में जो अंडरराइटर को शेयर खरीदने पड़ेंगे उसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी। बोलो बच्चों, यहां तक आपको ये बातें समझ में आई सबको? अंडरराइटर की लायबिलिटी निकालना हमको सीखना है, और अंडरराइटर की लायबिलिटी निकालना हमको सीखना है, और वही हमने सीखा है यहां पर। जल्दी फटाफट बताइए, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? मैं फिर से एक बार समराइज करूंगा, उससे पहले आप बताओ ये सबको समझ में आ रही है ना बात? पहले तो अंडरराइटर का मतलब क्या होता है? अंडरराइटिंग वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कंपनी और कुछ लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, जिसमें वो लोग जिसको हम अंडरराइटर बोलते हैं वो कंपनी को गारंटी देते हैं कि तुम शेयर इशू करो, तुम्हारे शेयर हम बिकवाएंगे, और अगर नहीं बिकवा पाए तो हम खरीद लेंगे। ठीक है? अच्छा, अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट एक गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये आपसे बेटा ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपसे फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडरराइटिंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो ट्रू है। एमसीक्यू में गारंटी का ऑप्शन दे रखा हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक में हो सकता है अंडरराइटिंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट डैश, तो आप बोलोगे अंडरराइटिंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है? क्योंकि यहां गारंटी दी जाती है कि तुम्हारे शेयर हम बिकवाएंगे, नहीं बिकवा पाए तो हम खरीद लेंगे। ठीक है? इस काम के लिए अंडरराइटर को कंपनी कमीशन देती है। कमीशन का रेट कंपनी लॉ ने फिक्स कर रखा है। अगर शेयर का है तो 5% से ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। ये 5% जो है ना, ये अपर लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, ये कैप लगा हुआ है ये, तो 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 2% है, 3% है, 4% है, 4.5% है, 5% है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर अंडरराइटर का कमीशन 5% से ज्यादा नहीं हो सकता तो 5% ऑफ इश्यू प्राइस इन केस ऑफ शेयर्स एंड 2.5% ऑफ इश्यू प्राइस इन केस ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है?
तो ये तो बात हो गई कि नंबर ऑफ शेयर्स में ये लायबिलिटी निकल कर आई, नंबर ऑफ शेयर्स में ये लायबिलिटी निकल कर आई अंडरराइटर की, कि हर अंडरराइटर को ए को 90, बी को 44 और सी को 16,000 शेयर खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, ये बात सबके समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। बोलो बच्चों, ठीक है? ठीक है ना? ठीक है सर। चलो बच्चों, मैं सोचता हूं आज इतना ही करते हैं। आज फर्स्ट क्लास थी तो आज इतना ही करते हैं। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे और कल इसके आगे की कहानी शुरू करेंगे। अभी तो मैंने नंबर ऑफ शेयर में लायबिलिटी निकाल कर दिखाई है, फिर अमाउंट में लायबिलिटी निकाल कर दिखाएंगे, फिर धीरे धीरे कुछ और चीजें इसमें आती रहेंगी। ठीक है, फिर मैं आपको जितने भी टर्म्स मैंने आपको अभी बताए हैं, ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा। कुछ और बहुत सारी चीजें मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम कल 11 बजे ही बिल्कुल शार्प कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत की वजह से थोड़ा लेट क्लास शुरू हो पाया, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो है हम अपने टाइम से शुरू करेंगे, बिल्कुल 11 बजे कल को। ठीक है, तो कल देखना आपका ये चैप्टर लगभग 80% कंप्लीट हो जाएगा कल ये चैप्टर आपका। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू व्हाट डू यू वांट टू डू। बाय बाय।